राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू को किया नमन। राहुल गांधी ने भी बापू को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी बापू को श्रद्धासुमन अर्पित की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को मिली अहम सुराग। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया दावा, धमाके के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ नहीं। सीसीटीवी में दिखे 2 शख्स, तलाश जारी। क्रांतिकारी किसान यूनियन की सरकार से मांग, बहाल हो प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट सेवा। राकेश टिकैत की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, टैंकरों से आंदोलन स्थल पर पहुंचाया पानी। मुरादाबाद में कैंटर बस की हुई टक्कर से दर्दनाक बड़ा हादसा, 10 लोगों की हुई मौत। हादसे में 20 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज उन्नाव दौरा है। उन्नाव की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचेंगी राज्यपाल। पुलिस लाइन सभागार में किसान उत्पादन को लेकर बैठक होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रस्तुतिकरण करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जनपद के कई अधिकारियों के साथ राज्यपाल करेंगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रस्तुतिकरण भी करेंगी राज्यपाल। आज उन्नाव पहुंचेंगी। पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता कर ली गई है। जनपद के कई अधिकारियों के साथ भी राज्यपाल जो है बैठक करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए भानु सिंह चंदेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु, आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्नाव आ रही हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश की महामहिम महोदया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कि उन्नाव जनपद का उनका औचक निरीक्षण लगा हुआ भ्रमण है। भ्रमण के दौरान लगभग जो निर्धारित प्रोटोकॉल था 11:45 पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचेंगी, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। लेकिन समय से कुछ समय पहले ही वो पहुंच चुकी और उनको बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस के बाद वो सीधा करीब लगभग 12 बजे जाएंगी पुलिस लाइन में, जहां पर शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। उसके बाद में क्षय रोग से ग्रसित बच्चों को जो गोद लिए गए उसके संबंध में समीक्षा करेंगे। उसके साथ साथ ये प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी कई तरह की योजनाएं हैं, जिसको लेकर के बाकायदा वो समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों संग। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो प्रशासन पूरा अलर्ट मूड पे है कि किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि ये मामला राज्यपाल का है, उत्तर प्रदेश का, इसलिए प्रशासन भी अलर्ट मूड पे है। जी बिलाल। लेकिन भानु, अगर बात की जाए राज्यपाल के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कितना अहम माना जा रहा है और किस किस मुद्दे पर जो है अधिकारियों के साथ बातचीत होगी, बैठक होगी? जी बिल्कुल, राज्यपाल महोदया का उन्नाव जनपद का पहला भ्रमण कार्यक्रम है और बाई रोड आई हुई है। कल कानपुर थी, आज उन्नाव में है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। त्रस्ती जो ग्राम पंचायत या प्रमुखी ऐसे चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर के भी इसको देखा जा रहा है कहीं राजनीतिक की एंगल से भी अधिकारियों के पेंच कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी योगी सरकार का फरमान होगा उसी के तहत ये पूरे कार्यक्रम को निर्धारित किया जा रहा है लगातार। जी बिल्कुल, लेकिन कब तक उन्नाव में रहेंगे? आज बापू की भी पुण्यतिथि है, क्या उस पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है उन्नाव की जनता के लिए? जी बिल्कुल हो सकता है। लगभग 3 घंटे उन्नाव में रहेंगी, कई अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेगी। उसके बाद और ये बता दें कि इस पूरे प्रोटोकॉल में मीडिया, जो लोकल मीडिया उन्नाव की, उसको अभी दूर रखा गया है। उनसे साफ से बोला गया है कि आपको उनके साथ जो मीडिया कर्मी आए हुए हैं वो कवरेज करके सूचना विभाग को इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके माध्यम से हम लोगों को खबरें मिलेंगी। इसलिए मीडिया को इस कार्यक्रम दूर रखा गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को बहुत ही गोपनीयता से आयोजित किया गया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम का समापन भी किया जाएगा। शुक्रिया आपका भानु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्नाव पहुंचेंगे और यहां पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ भी जो है बैठक करेंगी और साथ ही आपको बता दें कि पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी सुरक्षा व्यवस्था और बाकी तमाम तैयारियां जोरों पर और सही तरीके से की गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने शताब्दी समारोह का आयोजन किया, जहां पर सर सैयद के वंशज के बहू के नाम पर रोज गार्डन का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दुनिया में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में ब्रिटिश सरकार के अनुमोदन से यहां पर की गई थी।
हामिद तारिक ने यहाँ पर कहा है कि पहले यहाँ पर की ज़मीन खाली और साथ ही बंजर दिखती थी और अब यहाँ अलग अलग गुलाब उगाए जाते हैं। और इसी बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मिनी बस और साथ ही ट्रक की जोरदार भिड़ंत तो हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में दर्जन भर लोगों की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। अनियंत्रित होकर ट्रक और कैंटर से टकराई मिनी बस, ट्रक चालक सहित मिनी बस में सवार लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हाईवे पर जाम की स्थिति जो है बनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि कुंदरकी थाना क्षेत्र के नानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आजम हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। आजम, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और क्या है पूरा मामला? फिलहाल ये पूरी घटना मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम नानपुर के पास की है। जो ये सुबह के वक्त का हादसा है। एक मिनी बस जो है मुरादाबाद की साइड को जा रही थी पिलारी की तरफ से, तभी अचानक रास्ते में जो है अनियंत्रित होकर दो ट्रक में आपस में भिड़ंत हो गई और उसके बाद जो है पूरी तरह से जो बस में यात्री थे वो उसमें कहीं ना कहीं जो है डैमेज हुआ। जिसके बाद जो वहां पर जो लोग थे उनकी चीख पुकारों के बाद वहां पहुंचे, जिसके बाद जो बस में जो लोग थे वहाँ 8 से 10 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और 25 से 30 लोग को घायल बताया जा रहा है। फिलहाल जो घायलों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और जो देखते देखते बहुत लंबा जाम भी लग गया था, जिसको लेकर जो भारी पुलिस फोर्स जो तैनात की गई है। जी लेकिन आजम, अगर बात की जाए बस में कितनी यात्री सवार थे और जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, तो उनका किस तरह से इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बस के अंदर अगर बात की जाए तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग उस समय मौजूद थे। अभी फिलहाल जो बात निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 40 से 50 लोग जो उस बस के अंदर मौजूद थे और फिलहाल जो है 25 लोगों को उपचार के लिए भेज दिया गया है जिला अस्पताल। और मौके पर मुरादाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार भी थे और SSP प्रभाकर चौधरी मौके पर आए थे। अभी फिलहाल जो घायलों का उपचार चल रहा है। जो मृत है उनके परिजन जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और जिसको देखते हुए जो है मुरादाबाद पुलिस प्रशासन ने घायलों को उपचार के लिए मुरादाबाद अस्पताल भेज दिया। जी आजम, लेकिन बात की जाए अगर इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ वजह मानी जा रही है कि इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ, क्या कुछ लापरवाही थी जिसके चलते जो है करीब 1 दर्जन के करीब लोगों को जो है मौत का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल, सड़क हादसे की अगर बात की जाए फिलहाल तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो निवासी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मिनी बस्ती वो अनियंत्रित होकर जो है इन ट्रक में जाकर जा घुसी और जिसके बाद जो है ये हादसा हुआ है। शुक्रिया आजम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में यहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अमरोहा में लापता 9 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में दहशत जो है फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही शव के पास मिली ईंट पर भी खून के निशान पाए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक सुनीता ने यहां पर घटना का मुआयना किया और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक भाई हमें रास्ते में मिल गए थे, उन्होंने हमारा अनाउंसमेंट जब सुना ना तो उन्होंने हमें फोटो दिखलाया मोबाइल में, तो हमने किया यही बच्चा है। तो हमने वहीं से अनाउंसमेंट बंद करके सीधा वहीं पे आए, फिर हमने घर वालों को बुलाया। किस तरह से मारा गया? ईंट से बताया जा रहा है कि ईंट से सर कुचल गया। ये तो पता नहीं सर, देखो हम यहाँ पर भी मेन मौके पे नहीं आए, हम भी बाद में ही आए। कल शाम से 6 बजे के बाद में गए थे और हमें पता होती तो हम पहले ही आए थे। हमारे यहाँ कोतवाली क्षेत्र में ही नौगुमा रोड पर, ये इनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है क्षेत्र, वहाँ पर उस बच्चे का डेड बॉडी मिला है। उसके सर पे एक चोट है और पास में एक ईंट पड़ी है जिसपे भी खून लगा हुआ है, तो संभवतः उसी को यूज़ किया गया है। बाकी हम लोग आसपास के कैमरेज वगैरह दिखवा रहे हैं। 3 टीम का हमने अभी गठन कर दिया है, तीनों को वर्क डिवीजन भी कर दिया है कि कहाँ के कैमराज और किन किन लोगों से पूछताछ या बातचीत करनी है। परिवारजन से भी अभी हम लोग विस्तृत एक बार पूछताछ कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से आप लोगों से शेयर किया।
और इस बीच बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भाकियू नेता दिगंबर ने महापंचायत का ऐलान किया है। हजारों की संख्या में दूर दराज से पहुंचेंगे किसान। 1 फरवरी को नुमाइश मैदान में इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने की बात कही जा रही है। महापंचायत का ऐलान एक बार फिर से बिजनौर में किया गया। 1 फरवरी को नुमाइश मैदान में इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। हजारों की संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है कि किसान इसमें शामिल होंगे। महापंचायत के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने की भी बात कही जा रही है। एक बार फिर से किसानों का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही राकेश टिकैत के आंसुओं को देखने के बाद वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरने शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया गया, उसके बाद बिजनौर से खबर आ रही है और यहां पर भी महापंचायत में अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन में शामिल होने की भी बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारों की संख्या में दूर दराज से किसानों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से महापंचायत का ऐलान किया गया है, 1 फरवरी को बिजनौर के नुमाइश मैदान में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी संख्या में यहां पर किसान वो शामिल होंगे। महापंचायत के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए निकलेंगे और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। एक बार फिर से नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर किसान उतरने की रणनीति बना रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से बिजनौर से खबर आ रही है कि किसानों ने एक बार फिर से यहां पर भी महापंचायत का ऐलान किया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए ताबिश मिर्जा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, एक बार फिर से महापंचायत का ऐलान बिजनौर में भी किया गया, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? किस तरह से पूरी रणनीति रहेगी? क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए बिलाल, मैं आपको बिल्कुल बताना चलूं, ये जब से राकेश टिकैत के जो आंसू बहे हैं, उस आंसू के बदलों को लेकर किसान यूनियन में बहुत बड़ा गुस्सा है। और बिजनौर की अगर हम बात करें, बिजनौर में महापंचायत 1 फरवरी को का ऐलान किया गया है किसान नेता ने। जी, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल हो सकते हैं? और महापंचायत के बाद किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या अभी कुछ रोड मैप तैयार किया गया, कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए बिलाल, मेरी लगातार किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जो है दिगंबर सिंह से लगातार मेरी बात चली है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोग यहाँ महापंचायत में सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसान इकट्ठा होंगे और पंचायत खत्म होने के बाद सीधा वो दिल्ली सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। बिलाल जी, शुक्रिया आपका ताबिश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से महापंचायत बिजनौर में भी बुलाने का आह्वान किया गया। देखना होगा कि इस महापंचायत में कितने किसान वो शामिल होते हैं और उसके बाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की भी बात कही जा रही है। और चलिए बात करेंगे बरेली की। बरेली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पर एक प्रेमी जोड़े का शव फांसी पर लटकता हुआ मिला है। लड़की की पहचान आरती और साथी लड़के की पहचान भी हो गई है, विद्यानंद के रूप में यहां पर हुई। और आपको बता दें, लड़की के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर ही हत्या का आरोप लगाया। मृतक के चाचा गुलाम राम ने बताया कि विद्यानंद अपने खेत पर पानी भरने के लिए आया था और यहां पर उसे 5 लोग पकड़ कर ले गए और साथ ही मारकर पेड़ पर टांग दिया है। और मौके पर ही पहुंची पुलिस क्षेत्राधिकारी रामानंद राय ने और साथ ही फोरेंसिक टीम के अलावा एसएसपी रोहित सिंह रजवान ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। और वहीं आपको बता दें कि एसएसपी ने बताया कि मामला हत्या का लगता है और लड़की के परिजनों ने भी दोनों लोगों को मारकर पेड़ पर लटकाया है। मामला पंजीकृत किया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना मीरगंज के अंतर्गत अंबरपुर गांव में एक युवक और युवती जिनकी उम्र लगभग 17-18 साल के आसपास थी, दोनों के ही शव एक पेड़ से लटके हुए पाए गए। मौके पर गहनता से छानबीन की गई और वहां पर फॉरेंसिक की टीम के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है। इसमें लड़की के घर वालों के ऊपर लड़की और लड़के दोनों की हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों के शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिनका पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा
और इसमें हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में धमाके के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस भी सतर्क हो गई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। जो आपको बता दें कि परी चौक पर एडिशनल डीसीपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभालते हुए नजर आए हैं। वाहनों को चेकिंग करने के बाद भी रवाना किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा में भी परी चौक पर चेकिंग अभियान चलाया गया। दिल्ली में जिस तरह से बम धमाका हुआ उसके बाद ग्रेटर नोएडा तक जो है पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनायक, एक बार फिर से धमाका दिल्ली में, उसके बाद प्रशासन सतर्क हो चुका है, ग्रेटर नोएडा में चेकिंग अभियान चलाया गया। जी, आपको बता दो कि कल रात में जो है दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद में ही दिल्ली एनसीआर जितने भी क्षेत्र थे आसपास के उन सबको हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी को लेकर के नोएडा पुलिस ने तत्काल जो है जितने भी दिल्ली से सटे जो नोएडा के बॉर्डर थे वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। और वहीं ग्रेटर नोएडा में भी जो पब्लिक सिटी एरिया है, नोएडा में पब्लिक सिटी एरिया है, वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। और जो संदिग्ध लोग हैं उनको रोक करके पूछताछ की जा रही है। पूरी गाड़ियों को पूरी तरीके से अंदर बाहर से चेकिंग की जा रही है कि किसी तरीके के जो संदिग्ध लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में ब्लास्ट करने के बाद में नोएडा के अंदर में ना आ गए हों। इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से जो है नोएडा को हाई अलर्ट पे कर रखा है। और साथ ही साथ जितने भी पब्लिक सिटी एरिया है या मेट्रो स्टेशन की बात करें या मॉल्स की बात करें तो उन सब में जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की एजेंसियां हैं उनको भी कड़ी निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही न बरती जाए साहब। और जो जितने भी सुरक्षा व्यवस्था है उनको पुख्ता रखे जाए, इस चीज के जो है निर्देश दे रखे हैं। पब्लिक सिटी एरिया में जो सिविल ड्रेस में पुलिस रहती है उनको तैनात किए गए हैं। मेट्रो स्टेशन के पास में भी सिविल ड्रेस में जो पुलिस तैनात किए गए हैं। और जो संदिग्ध लोग दिख रहे हैं तो उनसे रोक करके पूछताछ भी की जा रही है। नोएडा पुलिस द्वारा जो है उनके आधार कार्ड और उनसे बातचीत की जा रही, कहाँ के रहने वाले कहाँ के नहीं है, इन सब चीजों को लेकर के साफ तौर पे जो है कि दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद में नोएडा पुलिस बिल्कुल हाई अलर्ट पे दिख रही है। बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, मुस्तैद है नोएडा पुलिस। शुक्रिया आपका विनायक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली में मिशन शक्ति के तहत टीचर्स कॉलोनी निवासी शिवानी सिंह को एक दिन का एसडीएम बनाया गया है, जिसके बाद शिवानी ने चार्ज संभाला और एसडीएम राजेश चंद्र के साथ बैठकर फरियादियों की समस्याओं को सुना है। साथ ही एसडीएम से चर्चा के बाद ही संबंधित विभाग अध्यक्षों से भी यहां पर जो है उसके निस्तारण के आदेश जारी किए। आपको बता दें कि कुल 10 फरियादी समस्याएं लेकर उनके सामने पहुंची तो और वहीं समस्याओं को सुनने के बाद शिवांगी ने यहां पर तहसील के कार्यालयों का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ही एसडीएम राजेश चंद्र ने यहां पर शिवांगी सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मैं काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ और मैंने सुबह इतनी देर से यहाँ कार्य करके ये देखा कि ये बहुत जिम्मेदारी का पद है। पूरे तहसील को संभालना कोई आसान काम नहीं, काफ़ी इसमें जिम्मेदारियाँ होती हैं। कभी ऐसा मन में विचार आया था कि आपको एक दिन के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी और आप इस सीट पर होंगे? ऐसा विचार कभी मन में तो नहीं आया, लेकिन हाँ मन में ये था जरूर कि आगे भविष्य में कुछ ऐसी पद हासिल कर देश की सेवा कर। बुलंदशहर के कोतवाली देहात नैथला हसनपुर गांव की बिजली की चोरी की घटना का मामला सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर चोरों ने चलती बिजली की लाइन को काटकर वहां से तेल और साथ ही कॉपर को बिजली ट्रांसफार्मर से चुरा लिया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि रात भर ग्रामीण लोगों जो है बिजली गुल होने से परेशान रहे, जिसके चलते मौके पर बिजली विभाग की टीम पहुंची और साथ ही ग्रामीणों ने चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ था आपके गांव में, चोरों ने क्या करा? हमारे गांव में रात चोर जो है ट्रांसफार्मर को चुरा ले गई। मतलब खोखला तो छोड़ गए और जो तामा अंदर होता है उसके कॉइल वगैरह उन्हें सब निकाल के ले गई। तो रात भर से लाइट नहीं है फिर गांव में? रात 11 बजे से गांव में लाइट ना है। क्या? और इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अवैध गैस रिफिलिंग का काम जोरों पर चल रहा है। अवैध तरीके से यह काम किया जा रहा है। गैस रिफिलिंग करते समय लगी भीषण आग और बताया जा रहा है कि इस आग यहां पर जो आग लगी है उसमें 2 लोग झुलसे हैं। हादसे में एक ग्राहक सहित पड़ोसी दुकानदार भी झुलस गया है। दुकानदार दुकान छोड़कर मौके से फरार हो गया है और दुकान में भीषण आग लग गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के वीएमडी महाविद्यालय के पास
कंपिंग रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के बीएमडी महाविद्यालय के पास ये अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का काम कई दिन से लगातार चल रहा था। और चलिए बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में एक पीड़ित 3 सालों से अपने अधिकारों को लेकर जो है और अपने हक की लड़ाई की मांग को लेकर अधिकारियों के ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। पीड़ित महेश हरदोई के सवाजपुर का तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा मदारपुर का रहने वाला है, जहां पर उसकी भूमिधरी यहां पर जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि वो 3 सालों से लगातार अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, सिर्फ उसे आश्वासन ही दिया जा रहा है, अभी तक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। उसने बताया कि सपा के एक नेता है जिन्होंने यहाँ पर धीरेन्द्र यादव उनका नाम बताया, और साथ ही उन्होंने कहा कि उसके कहने पर ही हरदोई का प्रशासन बिल्कुल उन्हें न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल सांडी थाना क्षेत्र से लेकर सवाजपुर तहसील में उसका काफी दबदबा है, जिसके चलते हरदोई प्रशासन नतमस्तक बना हुआ है और समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। साहब हमारी समस्या, हमारी भूमि जमीन है, हमारी साहब भूमि जमीन पर निर्माण नहीं हो पा रहा है। हम साहब 3 साल से दौड़ रहे हैं। डीएम साहब, अपर डीएम साहब, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री, हेल्पलाइन, जन सुनवाई, हर पोर्टल पे शिकायत कर चुका हूँ, प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, लेकिन थाना सांडी और सवाजपुर तहसील कोई आज तक निस्तारण नहीं किया गया। क्या कह देते हैं वहाँ के? कह देते हैं, लिख देते हैं, कह देते जाइए हो जाएगा। 3 साल हो गए लगातार, आज तक कोई निस्तारण। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रमपुरा में पारिवारिक जमीन बंटवारे का विवाद के चलते ही भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने कोतवाली में तहरीर देकर यह आरोप लगाया है। वहीं सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारियों ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरे पति की हत्या करी है नथु सिंह, भारत सिंह, उनकी पत्नी मीरा और सुगंध। क्या विवाद चल रहा था आपका? बंटवारे का। ये कौन लोग हैं जिन्होंने हत्या की है? वो उनके भाई, वो हमारे जेठ हैं। कहाँ जा रही थी? वो जा रहे थे दिल्ली। दिल्ली में मेरा मकान बन रहा है, वहाँ से किराया लेने जा रहे थे। श्री बबलू चौहान की हत्या का सुबह सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर जाकर वहाँ पर पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा व पोस्टमार्टम पंचायतनामा करा दिया गया है। और वादीगढ़ द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है, उनकी तहरीर देने पर यथानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी जो प्रथम दृष्टया वादीगण ये बता रहे हैं कि मृतक के भाइयों से जमीनी बंटवारा था, उस कारण से ही कुछ संभावना है कि उन लोगों ने संभवतः हत्या कर दी है। और इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। मिनी ट्रक और साथी कार की हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। छर्रा थाना क्षेत्र के गांव घनसारी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में एक युवती की मौत हो गई और साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उन सभी घायलों का इलाज चल रहा है। छर्रा थाना क्षेत्र के गांव घनसारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में जो है तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखा गया। मिनी ट्रक और साथी कार की भिड़ंत हुई है, जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस हादसे में यहाँ पर एक युवती की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सहारनपुर से सैकड़ों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर की महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि सभी किसान मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायत में शामिल हुए।
भारतीय किसान यूनियन के जरिए मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में महापंचायत आयोजित की गई थी और सभी किसानों ने महापंचायत में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद से ही किसानों में अब आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके बाद सहारनपुर के गागालहड़ी और साथ ही नागर क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे और वापस आने पर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया है। लोकमंच से संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने बीजेपी जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत से कोरोना वैक्सीन और साथ ही किसान बिल को लेकर खास बातचीत की। साथ ही सांसद साक्षी महाराज की बेलगाम बयानबाजी और साथ ही प्रियार गंगा घाट में हो रहे बालू खनन सहित कई मुद्दों को लेकर जो है विस्तार से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है लोकमंच पे। मैं हूं भानु सिंह चंदेल। भानु सिंह चंदेल आज खास बातचीत करेंगे उन्नाव जनपद के जिलाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत जी से किसान बिल को लेकर के कोरोना काल में किस तरह से कार्य किया गया, वैक्सीन को लेकर क्या महत्व है, किस तरह संदेश देंगे, आइए यही कई सारे मुद्दे हैं। आज उनसे हम वार्ता करने बात करने के लिए तो आइए हम बात करते हैं। अध्यक्ष जी, लोकमंच पे आपका बहुत स्वागत है। अध्यक्ष जी, पहला सवाल मेरा आपसे, कोरोना वैक्सीन को लेकर के जिस तरह विपक्ष हमला कर रहा है कि भाजपा की वैक्सीन है, नपुंसकता लाने का इसमें काम किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या संदेश देंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना एक बड़ी महामारी बीमारी है, इसका इलाज अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब इसका तो राजनीति करनी है तो करें, वो आरोप कुछ भी लगा सकता है, विपक्ष इसके लिए स्वतंत्र है, जो है ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं है। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे, किसान कैसे कहने वाली सरकारें, चाहे भाजपा रही हो, कांग्रेस रही हो, अन्य सरकारें रही हो, 70 सालों से किसान की समस्याएं तो नहीं खत्म हुई, किसान जरूर खत्म हो गया, लेकिन इस बार जो आपकी भारतीय ने 3 बिल लेके आए, उन 3 बिलों में ऐसा कौन सा गुरमंत्र, ऐसा कौन सा खजाना गड़ा हुआ है जो जबरदस्ती थोपने पर लगे हो, किसान कहते हैं हमको नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, किसान बिल पे जो किसान नहीं बोल रहा है, बोल तो वो लोग रहे हैं जो किसानों के ठेकेदार हैं। ये लगता है कि जिनका किसानों के जो किसानी का जो वास्तव में जो उनका लाभ या उनको जो मिलना चाहिए, उससे उनका हक अभी तक के जो लोग छीन रहे थे, ये वही लोग राजनीति कर रहे हैं। किसान इसमें कहीं पे भी कहीं शामिल नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में काफ़ी संघर्ष हुआ, काफ़ी कार्यक्रमों बंद किया गया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद किए गए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो कहा जा रहा है पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने सिंबल पे प्रधानी का चुनाव कराएगी, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, चुनाव को लेकर तो विषय बिल्कुल स्पष्ट है। अभी इस बार सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों का मत यह है कि अच्छे लोग निर्वाचित हो के आएँ। प्रधानी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ाने जा रही है। पूर्व के वहाँ चुनाव जैसे हुए हैं कि जिला पंचायत का चुनाव वो लड़ाएगी पार्टी। प्रयास रहेगा कि हमारे अच्छे कार्यकर्ता या अच्छे समाज से जो लोग हैं वो प्रधान बने और ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी अपना बनाने का पूरा प्रयास उसमें करेगी। पंचायत चुनाव को लेकर के आपको पार्टी ने अहम जिम्मेदारी सौंप रखी है उन्नाव जनपद की, किस स्तर की जिम्मेदारी दी गई है और कैसे उस पर आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारे पहले संगठन जिसे आज हमारे हाथ से यहाँ पूर्व में बैठकें हुई हैं, संगठन को लेकर तमाम की योजनाएँ तैयारियाँ हैं कि नीचे संगठन ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला पंचायत का जो वार्ड है वहाँ तक के हम अपने एक लंबे कार्यकर्ताओं की सूची एकत्रित करके उसके साथ जो वहाँ पे अच्छे और लोग हैं, सामाजिक प्रमुख लोग जो वहाँ पे हैं, निवासी हैं, उन सबके साथ मिलकर बैठ के योजना बनाकर हम चुनाव में चाहते हैं जनता के बीच एक अच्छे कार्यकर्ता या अच्छे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, जहाँ पे हम खड़े हैं चक्रवंशी, ये लौकुश नगरी है, मर्दापुर रामचंद्र भगवान की पत्नी माता सीता के शरण स्थली है, महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली है, लौकुश हमारी जन्मस्थली है। जिस धरोहरी का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, चाहे हम ये कह लें कि राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार हुआ, उसके अलावा देखें तो सरकार कहती है कि नमामि गंगे, स्वच्छ गंगे, निर्मल गंगे, वहीं पर परियर में ही खुलेआम गंगा मैया से चीर करके एक सफ़ेद सोना है कि बालू का खुलेआम खनन किया जा रहा है। इसको लेकर के आपकी पार्टी और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर वैसे पूर्व में जो हमें जानकारी है, क्योंकि कई वर्ष पहले हम यहाँ राजनीति में नहीं रहे जिले की, जब से आए हैं अभी हम बीच में एक कार्यक्रम लगा था, उससे पूर्व भी गए थे बैठक में पंचायत की, तो वहाँ के जो पंडित जी थे, वहाँ के जो पुजारी थे, उनसे बात भई तो उन्होंने छोटी बात हमसे कही थी, भाई सब थोड़ा यहाँ सुंदरीकरण का अभाव है। बाकी पूर्व में वहाँ जो है बड़ी संख्या में बड़े लागत से सरकार ने वहाँ पर जीर्णोद्धार कर रखा है और जो कभी छोटी मोटी बची होगी वो संगठन और सरकार मिलकर उसको दूर कराएगी। रहा विषय दूसरा, आपका जो सफ़ेद सोने की चांदी की वातावरण है वो लीगल होगा तो चलेगा, अनलीगल होगा तो नहीं चलेगा, हमें लगता है ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, उन्नाव जनपद के महामंडलेश्वर सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज जो अक्सर अपने बिगड़ेल जुबान लेकर सुर्खियों में रहते हैं, मीडिया में छाए रहते हैं, तो कभी कहते हैं कि हैदराबाद को सुअर उवैसी, तो कभी कहते हैं कब्रिस्तान शमशान,
तो इस तरह के मुद्दे लेकर के आती है, इससे साबित क्या करना चाहिए? सरकार भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ देना चलती है, वहीं साक्षी महाराज है कि अलग ही अपना एक लाइन बनाते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, साक्षी महाराज एक तो स्वामी हैं, महंत हैं और सांसद भी हैं, तो हमें लगता है वो जो बोलते होंगे कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो हमें लगता है इसका उत्तर तो ठीक से बढ़िया सा वही दे पाएंगे। इस विषय पे आप हमसे ना पूछा जाए। कई बार देखा गया उन्होंने जिस तरह सवाल बयानबाजी की तो उनको हाईकमान ने तलब भी कर लिया, उनसे पूछा भी गया तो भी कहते रहे, लेकिन फिर कहा जाता है कि अभी मत बोलो। इसका मतलब चुनाव को लेकर के चलता है। साक्षी महाराज दरअसल स्वभाव का बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, संत हैं और समाज में लगता है कहीं जिसे ओवैसी का जो बयान अक्सर आता है, आप सब मीडिया के बंधु भी भेजते हैं उससे पूरे देश में उसका समाचार। ओवैसी तो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से भी कहा जाए तो बहुत खराब और गंदा व्यक्ति है। उनकी अगर उनकी जितना भी उनका बयानों को अगर उसकी भर्त्सना की जाए तो कम होगा। तो हमारे साथ थे उन्नाव जनपद के जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत जी, जिनसे मेरे सवाल जवाब हुए, वार्ता हुई। कुछ सवालों को बिल्कुल सीधा सटीक जवाब दिया, कुछ सवाल को लेकर के उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आप जिम्मेदारों से बात करें। फिलहाल देखना है, दिलचस्प होगा कि वाकई में उन्नाव जनपद की जो तपोभूमि है, पौराणिक स्थल, जन्म स्थली है लौकुश महाराज की, इसका जीर्णोद्धार कब होता है और यहाँ पर जो गंगा मैया का सीना चीर कर खुलेआम खनन किया जा रहा है, उस पर जिला प्रशासन या सरकार द्वारा अंकुश कब लगाया जाता है, तो आने वाला समय ही तय करेगा। लोकमंच न्यूज के लिए कैमरा पर्सन करें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।